हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच सीटेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको कल करवाया था, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये टॉपिक मैं आपको कल करवाई थी। अब मैं इस क्लास में आपको जो ये बाल केंद्रित शिक्षा है और प्रगतिशील शिक्षा, इसके कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कल की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने एक पार्ट में बनाया था। ये उसी सेम टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है जिसके हम बोल रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा के शॉर्ट में और फिर मैं आगे चलूँगी। बाल केंद्रित शिक्षा मैंने बताया था कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों को मेन मुख्य बिंदु में, केंद्र बिंदु में रखकर उनके अनुसार पढ़ाया जाए, उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी अभिवृत्तियों के अनुसार उनको पढ़ाया जाए, तो वो होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। और रही बात प्रगतिशील शिक्षा की, तो जब हम बाल केंद्रित शिक्षा अपनाते हैं, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तो क्या यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बच्चों का जो स्तर होता है, शिक्षा का स्तर, वो ऊपर बढ़ता है। तो इसे ही हम बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। मैंने ये चीज़ें कल बताई थी आपको। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है और प्रगतिशील शिक्षा है, इसकी कुछ मेन विशेषताएं हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, ये भी मैं बता दूं पहले। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं आपको आज 10 विशेषताएं बताने वाली हूँ। तो इन विशेषताओं में से आपको 4 ऑप्शन रहते हैं सीटेट एग्जामिनेशन में। तो 3 ऑप्शन कोई इस शिक्षा की जो विशेषता है वो दी रहेगी, और एक कोई अन्य विशेषता, कुछ जो इसकी विशेषता नहीं होगी, वो दे देगा और आपसे बोलेगा कि इनमें से क्या बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन करने में कहाँ से आप कर पाओगे, जब आपको पता रहेगा कि मेन विशेषताएं होती क्या है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, इसकी विशेषताएं, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि मुख्य विशेषताएं। अब पहले मैंने लिखा है करके सीखने पर बल। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा या फिर प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। अब ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि करके सीखने पर बल, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम जब बच्चों को बुक वर्म बना देते हैं, यानी कि बच्चे सिर्फ बुक ही पढ़ते हैं, बुक के बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं जानते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना है, हमें बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे इंगेज हुए, ठीक है, बच्चे खुद से करें और सीखें। जैसे मैंने वो लेबोरेटरी वाला एग्जांपल आपको दिया था कि केमिस्ट्री के आप फॉर्मूलाज, रिएक्शंस कितना भी रटते रहिए, वो आप अभी रट रहे हो, उसको याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, तो वो आपके लिए 2 दिन 3 दिन के लिए आपके मेमोरी में वो सेव हो जाएंगी वो बातें। लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब आप उससे रिवाइज नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों को भूल जाओगे, बहुत जल्दी उन चीज़ों को आप भूलोगे। लेकिन अगर आप वहीं पर केमिस्ट्री लैब में जाते हो, प्रयोगशाला में जाते हो, और वहाँ जाकर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, रिएक्शंस करते हो, और उसे खुद ऑब्जर्व करते हो, खुद उसे उसे करते हो। केमिकल रिएक्शंस आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब में आपके जो टीचर होते हैं उनके उनके प्रेजेंस में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो। टीचर आपको बताते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए, और आप क्या करते हो, टीचर की गाइडलाइंस को, टीचर के जो गाइड डायरेक्शंस देते हैं उनको फॉलो करते हो आप, और उनसे कुछ केमिकल रिएक्शंस आप करते हो, खुद देखते हो कि आपने किस में क्या मिलाया तो क्या रिएक्शन हुआ। तो ये चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे तरीके से सेव हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी जो आप खुद से करके देखते हो। वहीं जो चीज़ें आप रट रहे हो, एक तो उनको रटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रटने की भी एक एज होती है। बाद में आप रट नहीं सकते, छोटे बचपन में आप रट लेते हो चीज़ों को आसानी से, लेकिन बड़े हो जाओगे तो क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, पर रटने की जो पावर होती है वो आपकी घट जाती है। अब आप रट नहीं सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये मैंने बताया कि करके सीखने पर बल जो होता है, ये मुख्य विशेषता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें बोला जाता है कि बच्चों को खुद से करने दिया जाए ताकि वो करके चीज़ों को सीखें। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर बल। अब समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल। तो ये आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, तो आलोचनात्मक चिंतन होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स
कोई एक ही तरीका नहीं, एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज हों। आप कैसे भी कर दो चीज़ों को, यानी कि एक ही तरीके से नहीं, बहुत तरीके से आप सोचो कि जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो ये क्या है, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की ये विशेषता है कि इसमें बोला जाता है कि इसमें बच्चों के सामने बच्चों को ऐसे समस्या दो, प्रॉब्लम्स दो बच्चों को, ताकि वो उसे खुद से सॉल्व करें और क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, आलोचनात्मक चिंतन कर सकें। यानी कि इसमें बच्चों के सामने अब बहुत सारी समस्या दीजिए, बहुत सारी समस्या रखिए, उनको नए नए प्रॉब्लम्स दीजिए, ताकि क्या हो, बच्चों की थिंकिंग डेवलप हो, वो बहुत तरीक़ों से सोच सकें, उनकी जो सोच है वो क्या हो, उससे डेवलप हो, उनकी थिंकिंग डेवलप हो। बच्चे अगर सोचेंगे तभी तो उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप बच्चों को क्या करो, एक ही टाइप की प्रॉब्लम दे रहे हो, तो बच्चा तो सीख गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एडिशन है, इसे सिर्फ ऐसे 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 हमें कर देना है, सिर्फ ऐड कर दिया हो गया। बट आप जब उसे कैरी वाले सम्स दोगे तब क्या होगा, बच्चे को थोड़ा सा सोचेगा क्या कैरी सम्स है, इन्हें हमें कैसे करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से बच्चों में क्या होता है, यहाँ से बच्चों में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटीज डेवलप होती हैं। आई मीन जैसे आप देखोगे कि अगर सेम सिचुएशन आपके सामने आता है, एक ही सिचुएशन से आप डील करते रहते हो हमेशा, तो आपकी जो थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ उस प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व करने की हो जाती है। बट अगर आपको मिलता है वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, अलग अलग समस्याएं आती है आपके सामने, तो आप उन समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग तरीके सोचते हो। कोई एक तरीका आप नहीं फॉलो करोगे, वहाँ पर आप बहुत सारे तरीके अपनाओगे कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से हमारी जो थिंकिंग होती है, एबिलिटी होती है, वो मल्टीपल वेज में जाती है। हम उसे बहुत तरीक़ों से सॉल्व करने के तरीके खोजते हैं, और ये जब हम अलग अलग तरीके सोचते हैं तो इससे हमारी मेंटल पावर, हमारी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो यही बताया गया है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि इसमें बच्चों को क्या दिया जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएं ताकि बच्चों की एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे कर सकें यहाँ से। तो ये थी इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल। अब सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल, इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चों में हमें बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम दे जाना चाहिए, ऐसा वर्क देना चाहिए बच्चों के कि वो बच्चे क्या करें, उसे ग्रुप में करने की उनके हैबिट बने। अगर बच्चे कोई काम ग्रुप में करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं यानी कि सामाजिक कुशलता आती है बच्चों के अंदर। कैसे, समाज जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, एक बच्चे को हमेशा अकेले ही वर्क करने की आदत पड़ गई है। अगर बच्चा हमेशा अकेले काम कर रहा है तो उसमें सोशल क्वालिटीज़ कैसे आएंगे और बच्चा सामाजिक कैसे बनेगा। तो इसलिए बच्चों को ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ दीजिए, बच्चों को ऐसे काम दिए जाए जो क्या हो, बच्चों को ग्रुप की ज़रूरत है, बच्चे उसे ग्रुप में करें। और जब बच्चे ग्रुप में करेंगे तो उनकी सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी। सोशल स्किल्स, अगर बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है तो उसे समझ में आएगा कि हमें ग्रुप में कैसे काम करना चाहिए। हम अगर एक ग्रुप में है तो हमें टीम वर्क करना होगा, यानी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होगा, और भी लोगों के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, टीम वर्क की स्पिरिट होती है, टीम वर्क की भावना होती है, वो बच्चों के अंदर आएगी, और इससे बच्चा समाज में कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, इसकी भी स्किल्स बच्चों में आती है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। अब सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक दायित्व, अब आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे के अंदर आए, बच्चा समझे कि हमें सोसाइटी के लिए कैसे वर्क करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, बच्चों को आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, ईवीएस में आपने उसे पढ़ाया सेव वाटर या फिर सेव इन्वायरमेंट, आपने बच्चों को पढ़ाया। अब ये तो सिर्फ बुक में आप पढ़ा दिए कि सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर। अब इससे बच्चों के अंदर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, ये बच्चा सिर्फ रट लिया, चीज़ों को समझा, रटा। लेकिन अब बच्चों के अंदर ऐसे आप मोटिवेट करो बच्चों को कि वो इन्वायरमेंट के लिए खुद से क्या हो, इन्वायरमेंट सेव करने के लिए खुद से वो कुछ प्रयास करें, कुछ कोशिश करें बच्चे अपने तरफ से कि वो क्या करें, क्या कैसे मेजर्स वो लें ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, इन्वायरमेंट को वो बचा सकें। अब बच्चों को ऐसे कुछ स्टेप्स बच्चे खुद से ले, खुद से क्यों ले, क्योंकि उसके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, सामाजिक दायित्व आए उसके अंदर कि मुझे ऐसे करना चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा। और प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के लिए शिक्षा। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब है फिफ्थ पॉइंट, जीवन पर्यंत अधिगम व सामाजिक कौशल पर बल। अब जीवन पर्यंत अधिगम यानी कि लाइफ टाइम लर्निंग और सामाजिक कौशलों पर बल, सोशल स्किल्स पे। अब जीवन पर्यंत अधिगम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को
बच्चों को ऐसे हम शिक्षा दें क्या, ताकि वो शिक्षा क्या हो, बच्चों को उसके पूरे लाइफ टाइम काम आए। काम आए मतलब कि आप देखते होंगे मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं या फिर केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं जिसका हमारे लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता है। वो सिर्फ आपके क्लास तक और आपके एग्जामिनेशन तक उसका यूज़ होता है, उसके बाहर उसका कुछ यूज़ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को मानेंगे कि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारे जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे सिर्फ हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे लाइफ में उन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है और सब कहीं हम यूज़ नहीं करते उन चीज़ों को। जैसे ये साइन ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं आज के लाइफ में, कहीं यूज़ नहीं कर रहे हम। क्या बेसिकली क्या यूज़ करते हैं हम, तो हमारा जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हम इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हुए, अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हुए, इनको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये शिक्षा बोलती है कि हमें बच्चों को ऐसी नॉलेज देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे एजुकेशन देना चाहिए जो उनके लाइफ टाइम काम आ सके, बच्चे उस चीज़ों को यूज़ कर सकें। यूज़ करने के साथ साथ क्या कर सके, वो अपने सोशल स्किल्स उसके थ्रू इम्प्रूव कर सकें, अपने सामाजिक कौशलों को वो विकसित कर सकें इन चीज़ों से। तो ये था मेरा 5th पॉइंट। अब है 6th पॉइंट। 6th में है कि भावी समाज में आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन, यानी कि वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम वैसी चीज़ें ही पढ़ाएं, वैसी चीज़ों को हम सिलेबस में वैसी चीज़ें रखें जिसका कि हमारे आगे चल के हमारी लाइफ में यूज़ होने वाला है, ऐसी चीज़ों का नॉलेज जिसका कोई यूज़ नहीं है। अब है सहयोगी अधिगम योजनाएं। सहयोगी अधिगम योजनाएं में मतलब क्या होता है कि आप बच्चों को ऐसे वर्क दो जिससे क्या बच्चे ग्रुप में काम करें, ग्रुप में काम करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, आपसी सहयोग उनमें होगा। अगर आपने बच्चों को दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो बच्चा ऐसा प्रोजेक्ट आपने दिया कि बच्चा उसको अकेले नहीं कर सकता। जैसे आपने बोल दिया कि मल्टीपल वेज निकाल कर ले आइए आप मेरे सामने, कि हाँ आपने कोई प्रॉब्लम दे दी और बोला कि इसके मल्टीपल वेज आप ले आइए, 100 तरीके ले आइए सेम चीज़ को करने के लिए। तो अकेला बच्चा क्या करेगा, अकेला बच्चा 100 तरीके सोच नहीं सकता। आप बोलेंगे आप ग्रुप में हेल्प ले सकते हो, ग्रुप में आप पता करिए और जाइए इसको 100 सॉल्यूशन इसके लेकर आइए। अब बच्चे ग्रुप बनाएगा तो आपसे क्या होगा, ग्रुप बनाएगा तो उसमें आपसी सहयोग होगा, एक दूसरे की हेल्प लेंगे बच्चे, तो इससे क्या होगा, सहयोगी अधिगम योजनाएं, यानी कि बच्चे एक दूसरे के हेल्प से चीज़ों को करने की कोशिश करें और उनकी आपसी भावना कैसी हो, सहयोग की हो, बच्चे हेल्प कर सके एक दूसरे की। 8 पॉइंट है पाठ्यचर्या अधिक लचीली व छात्र रुचि के अनुभव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाठचर्या होती है वो लचीली होनी चाहिए। लचीली होनी चाहिए मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने बोल दिया और उसने बोला कि ये मेरा टॉपिक है, इसे 2 दिन में मुझे कंप्लीट करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो, ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए 2 दिनों के अंदर। अब बच्चे हैं क्लास में, सबके लर्निंग जो कैपेसिटी है, सबके लर्निंग का सबके पढ़ने का तरीका अलग है। ये मैंने आपको व्यक्तित्व भिन्नता में बताया कि कुछ बच्चे क्या होते हैं फास्ट लर्नर, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। तो टीचर ने तो बोल दिया कि ये टॉपिक मुझे 2 दिनों में कंप्लीट कर लेना है, बट जो फास्ट लर्नर थे बच्चे उन्हें तो कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, बोले कि हाँ ठीक है मैम हो जाएगा। बट जो स्लो लर्नर है उसके बारे में सोचिए, उसका क्या होगा। वो बच्चा एक तो खुद धीमे सीखता है, उसकी स्पीड स्लो है, ऊपर से आपने बोल दिया कि 2 दिनों में इसको कंप्लीट करना है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बच्चा क्या करे, बच्चा उसे समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वो पूछ नहीं पा रहा टीचर से, क्योंकि मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर की तो त्योरियाँ चढ़ जाएंगी। तो इससे क्या हुआ, ये बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा पाठचर्या है वो लचीली होनी चाहिए। लचीली में ऐसा नहीं कि 2 दिन में कंप्लीट करना है, टीचर को सारे बच्चों को लेकर चलना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा ये बोलती है कि जो पाठचर्या में लचीली होनी चाहिए, यानी कि टीचर का ऐसा बाउंडेशन नहीं करना चाहिए कि इतने दिनों में मुझे एक कंप्लीट कर लेना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। जो चैप्टर्स ईजी हैं, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, उसको आप थोड़ी जल्दी करा दीजिए। बट जिन चैप्टर्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि वो हर एक बच्चे को समझ आ सके। तो ये हो गया हमारा। और छात्र रुचि के अनुभव, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना चाहिए। ये हो गया 8th पॉइंट। 9th है खोजपूर्ण विधि से अधिगम। अब खोजपूर्ण विधि से अधिगम क्या होता है, यानी कि बच्चों को कुछ खोजने के अवसर दीजिए, आप उनको चांस दीजिए कि वो खुद से भी कुछ करें और कुछ खोज कर ले आए। जैसे आपने क्लास लिया, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने लिया, अब आपने कुछ क्लास लिया, हिस्ट्री मान लीजिए आपने पढ़ाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ाया, आपने बहुत अच्छे से क्लास लिया, बहुत लेक्चर आपने दिया, सब बच्चों को समझ में आया। अब आप क्या करिए, बच्चों में एक इंटरेस्ट लाइए, कोई एक पॉइंट ला दीजिए।
जैसे लोथल का बंदरगाह, कोई कोई भी एक पॉइंट ले दीजिए आप। या फिर बर्तन, किस तरह के बर्तन खाए जाते थे, इसके बारे में आपने उन्हें बताया है। लेकिन आप क्या करिए कि आप बोलिए बच्चों को कि हाँ बच्चों, मैंने तो ये टॉपिक करवा दिया, बट आज आपका होमवर्क क्या है कि आप घर जाओगे और आज जो सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह के बर्तन यूज़ किए जाते थे उन सारे के पिक्चर्स आप कलेक्ट करोगे पिक्चर्स, या फिर खुद से ड्रॉ करोगे, उनके इमेजेस आप बनाकर ले आओगे और कल दोगे। तो अभी इससे क्या किया आपने, बच्चों को खोजने के अवसर दिए, यानी कि बच्चे खुद से अब वर्क कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, घर जाएंगे, बुक्स में खोजेंगे कि हाँ कैसे बर्तन यूज़ होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर वो क्या करेंगे, गूगल की हेल्प लेंगे। गूगल तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, कुछ भी हेल्प लेना, प्रोजेक्ट हो कुछ भी हो, गूगल से आप करते हो। तो क्या होगा, बच्चे अब जाएंगे और खोजपूर्ण अधिगम, इसे हम कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, यानी कि बच्चे अब खुद से सर्च करेंगे उन चीज़ों के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बच्चा क्या करेगा, सर्च करेगा और वो खोजेगा। तो खोजने से क्या होगा, ये इसे हम खोजपूर्ण अधिगम कहेंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा इस चीज़ों पर बल देती है, खोजपूर्ण शिक्षा पर बल देती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब 10th पॉइंट है क्रिया की प्रधानता। क्रिया की प्रधानता, जैसे पहले पॉइंट था कि करके सीखने पर बल, वैसे ये भी क्रिया की प्रधानता, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बच्चों को हमें एक्टिविटीज़ करानी है, यानी कि गतिविधियाँ करवानी है, बच्चों को इंगेज करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को आप रटने के लिए छोड़ दिए और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि हमें बच्चों को क्रिया करने देनी चाहिए, यानी कि एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए बच्चों को। आप देखते होंगे पहले स्कूलों में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, बट अब क्या होता है, डो दिया जाता है बच्चों को, क्ले डो दिया जाता है, पजल्स दिए जाते हैं, बहुत सारे जो ब्लॉक्स दिए जाते हैं कि बच्चे क्या करें उससे। जो छोटे क्लासों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर डो दिया जाता है। डो से क्या, क्ले डो से क्या बच्चों को बनाने को बोला जाता है कि आप फ्रूट्स के शेप बनाइए, वेजिटेबल्स बनाइए, या फिर शेप्स बनाइए, ट्रायंगल बनाइए। वो पजल्स हम देते हैं कि बच्चे पजल्स क्रिएट करें, पजल ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स को अरेंज करिए। तो इन चीज़ों, सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। और बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे वो खुद इंगेज होंगे, उन्हें भी मज़ा आएगा और उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा वहाँ से। तो ये जो शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये क्रिया की प्रधानता पर बल देती है, यानी कि ये बोलती है कि एक्टिविटीज़ को हमें महत्व देना चाहिए। ये क्रिया को प्रधानता देती है, एक्टिविटीज़ को वैल्यू देती है, ये शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से इसको क्विक रिवाइज कराती हूँ। प्रगतिशील शिक्षा बोलती है कि हमें करके सीखने पर बल देना चाहिए, बच्चों को करने के अवसर देने चाहिए ताकि वो खुद से करें और खुद सीखें। सेकेंड है कि ये शिक्षा बोलती है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है, यानी कि बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स दीजिए ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका उपाय बहुत तरीकों से सोच सकें। थर्ड है सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल, यानी कि ये शिक्षा ग्रुप में काम करने पर बल देती है कि बच्चों को आप ग्रुप बनवाइए और उससे क्या होगा, उनका सामाजिक जो कौशल है, सोशल स्किल्स, वो भी इम्प्रूव होगा। फोर्थ है सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, यानी कि बच्चों को आप क्या करिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भावना उनके अंदर लाइए। बच्चे क्या करें, प्लांटेशन करने के लिए खुद से मोटिवेट, और बच्चों को इस लेवल तक मोटिवेट कर दो कि बच्चा क्या खुद से जाए, प्लांटेशन करे, एनवायरमेंट सेव करने के लिए खुद से कुछ स्टेप्स ले, वो सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ एनवायरमेंट के लिए। ऐसी फीलिंग आप बच्चों के अंदर ले आइए। फिर जीवन पर्यंत अधिगम व सामाजिक कौशल पर बल, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे अपने लाइफ में यूज़ कर सकें। भावी समाज में आवश्यक कुशलता को ध्यान में ऐसे आप सिलेबस बनाइए जो बच्चों के लिए हमेशा यूज़ में आ सके। ऐसे यूजलेस चीज़ों को ना पढ़ाएं जो क्या बच्चों के लिए कभी उन चीज़ों का कोई काम ही ना हो, आगे अपने यूज़ ही ना कर पाए, सिर्फ क्लास तक लिमिट हो। ऐसी चीज़ें को इग्नोर किया जाए, उन्हें हटाया जाए सिलेबस से, और वही चीज़ें पढ़ाई जाए जो बच्चों की लाइफ में यूज़ आने वाली हैं। फिर सहयोगी अधिगम योजनाएं, बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो क्या करें, एक दूसरे को हेल्प करके प्रोजेक्ट वर्क दीजिए उन्हें ग्रुप में, बच्चे एक दूसरे के हेल्प करके चीज़ों को सीखें। पाठचर्या अधिक लचीली, यानी कि अब जो आपके पाठचर्या हो फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल कठोर ना हो कि ये 2 चैप्टर्स हमें आज ही करने हैं तो करने हैं, ऐसा नहीं हो। बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सिलेबस हम बनाएं। फिर एक खोजपूर्ण विधि से अधिगम, बच्चों को कुछ सर्च करने की हैबिट बनाएं। आपने जो भी टॉपिक करवाया उस टॉपिक पर कुछ ऐसा एक उन्हें होमवर्क दीजिए जो बच्चे क्या करें, खुद से जाएँ घर पर उन चीज़ों के बारे में सर्च करें, खोजें और खुद से उसके आंसर्स ले आएँ। फिर एक क्रिया की प्रधानता, यहाँ की बच्चों को कर खुद से उनको एक्टिविटीज़ करने दिया जाए, बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखें, ये शिक्षा ये बोलती है। तो ये थी 10
मेन मुख्य विशेषताएं जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की थी। आई होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये थी मेरी आज की क्लास, फिर मिलते हैं कल से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जरा से भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।